पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं इस वक्त क्या है? 14 अगस्त आने वाला है। 14 अगस्त 1947 को यही वो तारीख थी जब हमारे देश का एक टुकड़ा हमसे अलग हो गया था। लेकिन बीते 76 साल में हमारे इस टुकड़े की हालत कितनी खराब हो चुकी है, आज इस पर बात करनी जरूरी है। इस देश में ना कोई व्यवस्था बची है, ना लोकतंत्र। इन 76 साल में भारत को अपने लोकतंत्र को अपनाने, उसे विकसित करने, इस देश को एक मुकाम पर ले जाने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तान पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है। मेरे साइड में पाकिस्तान की और इनफैक्ट अभी फुल स्क्रीन पर आप पाकिस्तान की 5 तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों से समझ में आपको आ जाएगा कि हमारे इस पड़ोसी के यहाँ इस वक्त चल क्या रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान की जान बचाने के लिए उनके समर्थकों ने शील्ड से कवर किया है। बीच में 9 मई के बाद पाकिस्तान में जो बवाल हुआ वो भी दिख रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान के पीएम की क्या सिचुएशन है वो भी किसी से नहीं छुपी है। किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब चुकी है ये भी इन 5 तस्वीरों में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान की सरकार और आवाम के सामने मुश्किलें बहुत सारी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का फिलहाल सबसे बड़ा संकट क्या है? इमरान खान। निश्चित रूप से इमरान खान के पास जनता का समर्थन है। पिछले आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद इमरान खान 18 अगस्त 2018 को पीएम बने थे, लेकिन अप्रैल 2022 में कई पार्टियों के अलग हो जाने और सेना से रिश्ते बिगड़ जाने और विपक्ष की एकजुटता की वजह से अविश्वास प्रस्ताव का उन्हें सामना किए बगैर ही इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार पाकिस्तान के किसी पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के समर्थन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेता शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी राष्ट्र के नाम संदेश में अगस्त तक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। अजीज अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की संसद यानी जनरल असेंबली का कार्यकाल अगले महीने 12 अगस्त को खत्म होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में शामिल पार्टियां 8 अगस्त को ही नेशनल असेंबली भंग करने पर सहमत हो गई। कार्यकाल से महज 4 दिन पहले नेशनल असेंबली को भंग करने का मकसद चोर दरवाजे से पाकिस्तान की हुकूमत अपने हाथ में रखने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक संसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद 60 दिनों के भीतर आम चुनाव करवाए जाने हैं। लेकिन संसद अगर कार्यकाल से पहले भंग हो जाए या कर दी गई तो नए चुनाव के लिए 90 दिनों की मोहलत मिल जाती है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पीएम शहबाज शरीफ की सरकार में चूहे बिल्ली का इस वक्त खेल चल रहा है। इस खेल में सिर्फ दो तरफ के सियासी खेमे शामिल होते तो समझ में आता। यहाँ तो पाकिस्तान की हर संस्था या तो इमरान या शहबाज शरीफ के खेमे में शामिल होकर खेल रही है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के साथ है, चुनाव आयोग, उसकी सेना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो शहबाज सरकार के साथ है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अपनी मानहानि के केस में पुलिस से इमरान खान को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा। इसके बाद इमरान को आज चुनाव आयोग के सामने पेश होना पड़ा। हालांकि उन्होंने मानहानि के लिए माफी नहीं मांगी। आज की पेशी के बाद इमरान की मांग पर चुनाव आयोग ने उनको 2 अगस्त तक की मोहलत दे दी है। इस बारे में मैंने पाकिस्तान की राजनीति पर नजर रखने वाले बैरिस्टर वकास अब्रेज से ये पूछा कि अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसका नतीजा क्या होगा। बैरिस्टर वकास अब्रेज ने क्या कहा, सुनिए। नहीं यार कि 9 मई के वाकये के बाद लोगों ने जिस तरीके से 9 मई का वाकया कंडेम किया और इसके बाद जो खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो डिस्टॉर्ट हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, वो डिस्पर्ज हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि शायद अभी इनके अंदर वो कैपेसिटी और वो कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो इन तमाम चीजों को दोबारा से कर सके। वकास साहब से मैंने ये भी पूछा कि इस साल पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं, क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर चुनाव होना मुमकिन है, जबकि सेना पूरी तरह से इमरान के खिलाफ है। तो सुनिए बैरिस्टर साहब ने क्या कहा।
मैं ये समझता हूं कि इसके बाद तहरीक इंसाफ की ये प्ली या तहरीक इंसाफ के ये एलिगेशन या एक्विजिशन इलेक्शन कमीशन के अलावा के फ्रीली फेयर इंतखाबात नहीं होंगे, शायद ये भी किसी तरीके से एड्रेस ना हो सकें। और इन टोटो अगर हम ये सारा का सारा सिनारियो देखें और गुज़िश्ता प्रैक्टिस देखें 2018 के इंतखाबात की, 13 के या 8 के इंतखाबात की, तो उम्मीद तो यही की जाती है कि अब मौजूदा दौर के अंदर जो है वो इंतखाबात फ्रीली फेयरली और जस्टली होंगे। लेकिन जब इंतखाबात होंगे फिर उसके बाद पार्टीज की उस पर जो रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, उस पर एडमिसिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी ही बताएगी क्या इंतखाबात फ्रीली फेयरली थे, ये शफाफ थे, या इनके जो बुनियादी हकूक थे लोगों को वो देने के बाद ही ये सारी चीजें करवाई गई। तो मेरे ख्याल में वो आपकी जुबान में जिस तरह कहा जाता है कि दिल्ली दूरस्थ, अभी चीजें काफी दूर हैं। दूर तो है लेकिन नज़र साफ आ रही है बैरिस्टर साहब। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वहाँ की संस्थाएं, चाहे वो संवैधानिक हो या राजनीतिक या सामाजिक, वो मजबूत हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान का लोकतंत्र सेना का गुलाम रहा है। सेना के साथ वहाँ की न्यायपालिका, चुनाव आयोग, भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाला उसका तथाकथित महकमा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसे नैब कहा जाता है, सब के सब अपने काम में नाकाम साबित हुए हैं। जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान के हुक्मरान अल्लाह, आर्मी और अमेरिका यानी AAA का नाम जपते रहे। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है उससे साफ लगता है कि इन तीनों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। अल्लाह तो खैर कभी गलत का साथ देता ही नहीं, तो पाकिस्तान का क्या देगा? जब पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है तो अल्लाह ऐसे मुल्क का क्या साथ देगा और क्यों साथ देगा? दूसरा, ए यानी आर्मी अपने स्वार्थ में डूबी है। सिर्फ बिजनेस किया उसने, सिक्योरिटी कभी नहीं दी है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी फौज है जो जंग से ज्यादा तिजारत यानी बिजनेस करती है। पाकिस्तान की आर्मी दूध की डेयरी से लेकर हाउसिंग, पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बैंक, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सीमेंट प्लांट्स, कपड़ों की फैक्ट्री तक चलाती है, खूब मुनाफा कमाती है। पाकिस्तान आर्मी का रेवेन्यू पता है आपको? लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो बंटवारे में जो फंड मिला उसे भारत की फौज ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों पर खर्च किया। पाकिस्तान की फौज ने इस फंड से 1954 में बिजनेस करना शुरू किया। इसके बाद से पाकिस्तान भले ही कंगाल होता गया हो, पाकिस्तान की फौज लगातार मालामाल होती गई। तीसरा, ए यानी अमेरिका भी पाकिस्तान की कारस्तानियों से तंग आ चुका है। दशकों तक पाकिस्तान को पाला, लेकिन अब कह दिया भाई अब हमसे ना हो पाएगा, हम थक गए हैं तुम्हारी इस भिखमंगी से। और इसीलिए पाकिस्तान को देखकर बहुत ज़्यादा तरस आता है। तरस से ज़्यादा इस देश को देखकर परेशानी होती है, फिक्र होती है, क्योंकि ये जितना बिगड़ेगा उतना पड़ोसी मुल्क हमारे देश में हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा।